Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी एंड दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स. ठीक है, सो आज इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे. चलती हूँ आगे मैं चैप्टर की तरफ. सबसे पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में एक रेफरेंस दिया होता है तो उसको स्टडी कर लेते हैं. जागनी एट द मार्केट. जागनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज. जागनी जो थी वो विलेज में मेला लगा हुआ था तो वहाँ मेला देखने गई थी. शी लव टू सी एंड टच द पॉट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइंस एंड क्लॉकवर्क टॉयज, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी. अब वो वहाँ पे गई तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और उसको जो पॉट्स थे, जो पैन्स थे जिनमें बहुत शाइनी स्टील थी, प्लास्टिक की बकेट्स थी जो बहुत ब्राइट थी, और जो कपड़े थे उनमें फ्लोरल डिज़ाइंस बनी हुई थी, और जो टॉयज़ वगैरह थे तो उसको वो सब चीज़ें छूने में बहुत अच्छा लग रहा था. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? ये सारी चीज़ें आई थी सिटी से. ठीक है. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. अब जो लोग वहाँ पे जो भी ये सब सामान बेचते थे उस फेयर में, उस मेले में, तो वो लोग बसेस से आया करते थे, बसेस और ट्रक से, और जैसे ही फेयर ख़त्म हो जाता था वापस रात में अपने घर चले जाया करते थे. Why were they always on the move? वो हमेशा इधर से उधर ट्रैवल क्यों करते रहते थे? उसने सोचा. Her mother explained that they were traders. उसकी मम्मी ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो ट्रेडर्स थे. पीपल हु ब्रॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर. ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो उस सामान को मतलब जो सामान होता है उसको दूसरी जगह से लाते हैं और दूसरी जगह जाके उन सामान को बेचते हैं, तो वो लोग होते हैं ट्रेडर्स. तो इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स. अब ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. You read about the northern black polished ware in chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने NBPW के बारे में पढ़ा था, राइट. दैट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. अगर आपने उस चैप्टर को नहीं विजिट किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके चैप्टर नंबर 8 को स्टडी आउट कर सकते हो. ठीक है. So this fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. अब जो इतनी फाइन जो पॉटरी थी जिसमें कि स्पेशली जो बाउल्स थे और जो प्लेट्स थी वो बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से ढूंढी गई थी, वहाँ से ढूंढ के लाई गई थी जो कि सब कॉन्टिनेंट में थे. हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दिस प्लेसेस. अब आपको कैसे मतलब क्या लगता है कि ये जो लोग थे इन प्लेसेस पे कैसे पहुँचे. ट्रेडर्स में हैव कैरीड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस. अब जो ट्रेडर्स थे जहाँ पे ये सामान बनाए जाते थे वहाँ से इन सामान को ले करके दूसरी जगह जाके इन सामान को सेल आउट करते थे. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड. साउथ इंडिया गोल्ड के लिए फेमस था, स्पाइसेस के लिए फेमस था, और स्पेशली पेपर मतलब कि मिर्च, ओके, काले मिर्च, तो स्पेशली पेपर के लिए फेमस था, और प्रेशियस स्टोन्स और कीमती स्टोन्स के लिए फेमस था साउथ इंडिया. Paper was particularly valued in the Roman Empire, so much so that it was known as black gold. अब जो पेपर थी वो इतनी ज़्यादा वैल्यू करा जाता था उसका रोमन एम्पायर में कि उसको वो लोग वहाँ के ब्लैक गोल्ड कहते थे. ठीक है. So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. अब तो जो ट्रेडर्स होते थे वो इन सारा जो भी सामान था इन सब चीज़ों को लेके रोम ट्रैवल करा करते थे, रोम जाते थे. किस तरीके जाते थे? या तो शिप्स पे जाते थे, या अगर सी से ट्रैवल करना होता तो शिप से जाते थे, और अगर लैंड से ट्रैवल करना होता तो कारावान्स में जाते थे. There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. अब वहाँ पे जो साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन के गोल्ड कॉइन्स फाउंड आउट हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स, मतलब काफ़ी ट्रेडिंग होती होगी, काफ़ी ट्रेडर्स वहाँ जाते होंगे, तो इसी वजह से वहाँ पे इतने सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स फाइंड आउट हुए हैं. ठीक है. अब जो ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स. अब जो ट्रेडर्स थे वो बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर करते रहते थे.
सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, कुछ उसमें से ऐसे थे जो कि नदियों को फॉलो करते थे, कोस्ट मतलब कि समुद्र के किनारे को, ठीक है। These were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. अब वहाँ पे और जो दूसरे थे वो थे अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे जो सेलर्स थे वो मानसून का एडवांटेज, मानसून विंड्स का एडवांटेज लेके जो सीज होते थे उनको बहुत जल्दी क्रॉस कर लेते थे, ठीक है। So if they wanted to reach the western coast of subcontinent from East Africa to Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon. तो अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट और सब कॉन्टिनेंट मतलब कि अगर उन्हें ईस्ट अफ्रीका से अरेबिया ट्रैवल करना होता था तो वो ये चूज करते थे कि वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ ही वो भी सेल करें। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, और इतनी लंबी जर्नी के लिए अच्छी खासी शिप्स को बिल्ड करना पड़ता था कि जो कि इतनी लंबी जर्नी पे जा सके और उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस हिसाब से शिप्स को भी बिल्ड करना पड़ता था, ठीक है। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब किनारे मतलब कोस्ट के पास नए किंगडम्स बिल्ड आउट हुए, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. अब जो सदर्न हाफ है सब कॉन्टिनेंट का वो ऑलमोस्ट कोस्ट लाइन पे है, मतलब नदी के बिल्कुल किनारे है, जहाँ पर हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर वैलीज हैं, तो इधर पे आधा अबाउट हाफ ऑफ द सदर्न यहीं पर कवर है, ठीक है। अमंग द 5 वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। 5 वैलीज में अमंग द रिवर वैलीज, रिवर की जो वैलीज है उसमें से जो कावेरी है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। Chiefs and kings were controlled the river valleys and the coast became rich and powerful. जो chiefs और kings थे वो river valleys को कंट्रोल करते थे और जो कोस्ट होते थे वो धीमे धीमे रिच और पावरफुल बनते जाते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर, अब जो संगम पोएम्स थी वो मूवेंदर को मेंशन करती थी। अब ये क्या है, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 chiefs used for the heads of 3 ruling families, the Cholas, Cheras and the Pandyas. अब जो वर्ड मैंने मेंशन आउट किया था मूवेंदर, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि 3 चीफ। अब ये जो 3 हेड है, सॉरी जो 3 चीफ है किस लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं एज अ हेड ऑफ द रूलिंग फैमिली। जो रूलिंग फैमिलीज होती हैं उनमें जो हेड होते हैं उसमें ये यूज होते हैं 3 चीफ्स। तो कौन सी रूलिंग फैमिलीज 3 थी यहाँ पे, चोलास थी, चेराज और द पांड्यास। तो चोलास, चेराज और पांड्यास जो थी उसमें 3 चीफ्स एज अ हेड होते थे, ठीक है, जो कि ज़्यादा पावरफुल हुए साउथ इंडिया में, जो कि 2300 ईयर्स पहले साउथ इंडिया में ये ज़्यादा पावरफुल हुए। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट। अब जितने भी यहाँ पे 3 चीफ्स थे सबके पास 2 सेंटर होते थे पावर के, ठीक है। एक जो अंदर का लैंड होता था वो, और एक जो कोस्ट होता था मतलब किनारा वो। तो ये दोनों सेंटर्स होते थे पावर के लिए, ठीक है। ऑफ दिस 6 cities 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो सिटीज थी इनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थी, पुहर और कावेरी पट्टिनम, ठीक है, पुहर और कावेरी पट्टिनम, ये दोनों सिटीज काफी इंपॉर्टेंट थी। द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। तो यहाँ पे जो पुहर है वो क्या है, ये चोलास का पोर्ट है, ठीक है, और कावेरी पट्टिनम ये जो है ये मदुरई है, द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। पांड्यास का जो कैपिटल मदुरई ये वो है, ठीक है। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब जो चीफ्स थे वो रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट यहाँ पर नहीं करते थे, उसके सिवा वो क्या डिमांड करते थे, इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। उसके सिवा वो डिमांड जो भी होती थी अपनी वो रखते थे और लोगों से उनको गिफ्ट मिलते थे। वो मिलिट्री, दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज।
अब वो लोग जो थे वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस मतलब मिलिट्री पे खर्च भी करते थे, उनके लिए भी खर्च करते थे, और जो ट्रिब्यूट होता था वो अगल बगल के जो एरियाज होते थे वहां से उसको कलेक्ट करते थे। They kept some of the wealth and distributed rest among their supporters, including members of the family, soldiers and poets. तो क्या करते थे, उसमें से कुछ जो पैसे थे, कुछ वेल्थ थी, उसको रख लेते थे, और जो बची कुची थी उसको जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके मेंबर्स थे, जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, जो सोल्जर्स थे, जो पोएट्स थे, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth. अब जो बहुत सारे पोएट्स हैं जो कि जिनकी कॉम्पोजिशंस मिली है संगम कलेक्शन में, जिनकी कॉम्पोजिशंस कहाँ मिली हैं, संगम कलेक्शन में, तो इस तरीके की पोएम्स को कंपोज करते थे जिसपे कि वो जो चीफ्स होते थे उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे, उन चीफ्स के बारे में जो कि उनको प्रेशियस स्टोन्स देते थे, जो उन्हें गोल्ड प्रोवाइड करते थे, जो उन्हें हॉर्सेस देते थे, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ्स। तो जो चीफ्स उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे तो उनके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा करते थे इन पे, ठीक है, जो भी जो यहाँ पे संगम जो भी कंपोज वो करते थे उनमें इनके बारे में लिखा करते थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अराउंड 200 years later a dynasty known as the Satavahanas became powerful in western India। अब 200 साल बाद वहाँ पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था सतवाहनास, तो ये काफ़ी पावरफुल बनी वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनास वॉज गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। अब इन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे सतवाहनास का, उनके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनके रूलर थे। वी नो हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। अब इनको हम लोग ऐसा जानते हैं कि इनके लिए एक इंस्क्रिप्शन कंपोज करी गई थी उनकी मदर की तरफ से जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सतवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणी पथ। जो गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी थे और जो दूसरे सतवाहना के रूलर्स थे उन सबको क्या जाना जाता था, उनको जाना जाता था लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणी पथ था, ठीक है, मतलब कि लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणी पथ का उनको मतलब जो लोग थे वहाँ पे उनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणी पथ माना जाता था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। मतलब कि लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणी पथ का मतलब कि जो रूट है, जो रास्ता है वो साउथ से मतलब साउथ से वो रास्ता स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको कि विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, जिसको कि पूरे जो सदर्न रीजन था उसके लिए एज अ नेम भी यूज करा जाता है। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। अब उसने अपनी आर्मी जो थी उसको ईस्ट, वेस्ट और सदर्न कोस्ट में सेंड करा था, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। आप यहाँ पे सिल्क रूट की स्टोरी, द रिच glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies। जो रिच ग्लॉसी कलर्स होते हैं सिल्क के और उसका जो स्मूथ टेक्सचर होता है सिल्क का, उसकी वजह से सिल्क एक बहुत ही हाईली वैल्यूड फैब्रिक माना जाता है बहुत सारी सोसाइटीज़ में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। Raw silk has to be extracted from the cocoons of silkworm। जो कच्ची सिल्क होती है उसको कहाँ से लिया जाता है, उसको लिया जाता है cocoons of the silkworm। सिल्कवर्म के जो cocoons होते हैं उसमें से रॉ सिल्क को लिया जाता है, फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 years ago। सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी वो सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी एंड दैट इज 7000 years पहले। वाइल
The methods remained a closely guarded secrets for thousands of years. और ये सिल्क कैसे बनती है, इसका जो मेथड था उसको एज अ सीक्रेट रखा गया था हजारों साल के लिए. Some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. बहुत सारे कुछ लोग जो चाइना से दूसरी जगहों पर जाते थे, या तो वो चल के जाते थे या तो फिर हॉर्स पे बैठ के जाते थे या कैमल्स पे बैठ के जाते थे, तो वो अपने साथ सिल्क को कैरी करके ले जाते थे. द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट. अब जो रास्ता फॉलो करते थे दूसरी लैंड्स में जाने के लिए, उसको बोला जाने लगा सिल्क रूट. ठीक है. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia from there. कई बार ऐसा होता था कि जो चाइना के जो रूलर्स होते थे वो गिफ्ट्स भेजते थे सिल्क के. जो ईरान और वेस्ट एशिया के जो रूलर्स थे उनको सिल्क के गिफ्ट्स भेजा करते थे. एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क इज स्प्रेड फर्दर वेस्ट. और फिर वहीं से सिल्क के बारे में जो नॉलेज थी वो वेस्ट की तरफ स्प्रेड होना चालू हो गई. ठीक है. About 2000 years ago, 2000 years पहले, wearing silk became the fashion among rulers and rich people in Rome. तो सिल्क पहनना एक तरीके का फैशन बन गया था. रूलर्स और जो अमीर लोग थे रोम में, उनके लिए सिल्क पहनना एक फैशन बन गया था. It was very expensive as it had to be brought all over the way from China. ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था क्योंकि इसको बहुत दूर मतलब चाइना से लाया जाता था. अलॉन्ग डेंजरस रोड्स, बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक रोड से, थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, माउंटेन्स और डेजर्ट्स वगैरह को पूरा ट्रैवल करके इसको लाया जाता था यहाँ पे. पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू. अब जो लोग वहाँ पर रहा करते थे उस रूट पे, तो वो भी कुछ पैसे मांगते थे कि ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनको वो अलाउ कर सके वहाँ से निकलने के लिए. तो उसके लिए भी वो लोग पैसे मांगते थे. ठीक है. अब सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट. अब उसमें से कुछ राजा थे जो कि काफ़ी बड़ा पोर्शन कंट्रोल करने की सोच रहे थे उस रूट की. दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस. अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें टैक्स से बेनिफिट होता था. इस वजह से वो इतना लंबा पोर्शन रूट कवर करने की कोशिश कर रहे थे. ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर बॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट. तो ये बेनिफिट होता था उनको टैक्सेस से, क्योंकि जो भी ट्रिब्यूट्स या फिर गिफ्ट्स लाए जाते थे ट्रेडर्स से या जो भी ट्रैवल करते थे उस रूट से, तो उससे उन्हें टैक्सेस का बेनिफिट होता था. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. अब उसके बदले वो क्या करते थे, वो जो भी ट्रेडर्स होते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे उनके किंगडम से, ताकि कोई भी चोर वगैरह उन पे अटैक ना कर पाए. द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द खुशानाज. जो बेस्ट नोन रूलर थे जो कि सिल्क रूट को कंट्रोल करा करते थे, उनको बोला जाता, वो थे खुशानाज. हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 years ago. जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट एशिया, जिन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल किया, वही 2000 साल पहले. देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा. अब उनके पावर के दो मेजर सेंटर थे, पेशावर और मथुरा. तक्षशिला भी इसमें इंक्लूडेड था उनके किंगडम में. ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस. अब जिनके रूल करने के दौरान ही एक ब्रांच था सिल्क रूट का जो कि सेंट्रल एशिया से नीचे की तरफ बढ़ना चालू हो गया, जो कि सी पोर्ट्स के रूट में हुआ, और वो रिवर इंडस के पास तक जाके वहाँ तक उसको मतलब एक्सटेंड होना चालू हो गया. फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिफ्ट वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर. और जहाँ से वेस्ट की तरफ रोमन एम्पायर्स को सिल्क भेजी जाती थी. द खुशानाज वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जो खुशानाज थे वो सबसे पुराने रूलर्स थे सब कॉन्टिनेंट के, जो कि गोल्ड कॉइन्स को इशू करते थे. ठीक है. These were used by traders along the Silk Route. और जो गोल्ड कॉइन्स को वो करते थे
तो वो क्यों किस लिए यूज़ होते थे, वो जो ट्रेडर्स होते थे उस सिल्क रूट के अलोंग उन गोल्ड कॉइन को यूज़ करते थे, जो कि खुशानाज उनको दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से था। एक सेकेंड, राइट, 1 सेकेंड। ओके फाइन। सो आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोगों ने सिल्क रूट की पूरी यहाँ पर स्टोरी पढ़ी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी आपको सारी की सारी समझ में आई होंगी, और आपने इसके साथ नोट्स भी बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो अब आप बना लीजिएगा बाद में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।